हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अध्याय दो में है बहुपद। अध्याय 2 की एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी। इसमें द्विघात बहुपद के बारे में दिया गया है। द्विघात बहुपद को हम पहले समझ लेते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2। यह हमारा एक द्विघात बहुपद है। इसमें जो चर राशि उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है। अब इस प्रश्नावली में हमको क्या दिया है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए इसकी पिछले वाली प्रश्नावली हमने देखे थे। शून्य का मतलब x या चर राशि के ऐसे मान जो पूरे बहुपद को 0 कर दे। तो यहाँ पर x की घात 2 है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो यहाँ पर x के 2 मान आएंगे जो पूरी राशि को क्या कर देंगे, पूरे जो बहुपद है उसके मान को क्या कर देंगे, 0। अब जो हमारे शून्यक होगा, शून्यक ज्ञात करना था। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो शून्यकों के बीच गुणांक जो है, शून्यक के जो गुणांक है उनके बीच संबंध होता है। तो जो शून्यक का योगफल, मान लीजिए हमारे पास कोई शून्यक आ रहे हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स कोई समीकरण है। इसके शून्यक से आ गए अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में संबंध होगा। अल्फा प्लस बीटा का योग जो है वो क्या होगा, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। हमारे शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब b का मतलब होता है ये समीकरण में x का गुणांक, और a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, और c का मतलब होता है अचर पद, और a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब हम समीकरण प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली में पहला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब वहां पर जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम बराबर में क्या ले लेंगे, 0, और समीकरण नाम दे देंगे 1। अब इसके बाद जो मध्य वाला पद है इसको हम ऐसे 2 भागों में विभाजित करेंगे कि जिनको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद वापस आ जाए, मतलब मध्य पद वापस आ जाए, और गुणा करने पर पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। मतलब -2x को हम ऐसे 2 भागों में विभाजित करेंगे जिनको जोड़ने घटाने पर -2x आ जाए और गुणा करने पर -8x का स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर हमने -4x और -2x ऐसे 2 भाग बनाए, 2 पद बनाए हैं जिनको जोड़ने और घटाने पर -2x आएगा और गुणा करने पर -8x का वर्ग आएगा। मतलब हमारे पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर में आएगा। अब हम इसमें से x को कॉमन ले लेंगे। तो ये x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इससे x कॉमन हो गया तो हमारे पास बचेगा x। यहाँ पे 4x था, यहाँ से x कॉमन हो गया तो हमारे पास बचेगा -4 धन। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ 2x और यहाँ पर 8। यहाँ पर x है ही नहीं, इसलिए हम क्या निकालेंगे, सिर्फ अचर पद। अचर पद क्या है हमारा, 2। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल गए तो x बचेगा, और 8 में से 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, -4 अंदर बचेगा, और बराबर में हमारा क्या चल रहा है, 0। अब हमारे पास जो 2 पद हैं उसमें क्या कॉमन है, तो -4x यहाँ पर भी, x -4 यहाँ पर भी है, और x -4 यहाँ पर भी है। तो x -4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, x धन 2 बचेगा हमारा, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। x -4 और x धन 2 जो है वो 0 के बराबर में, इसलिए x -4 भी 0 के बराबर होगा, और x + 2 बराबर भी क्या होगा, 0 के बराबर। अब x -4 0 के बराबर हो गया तो हमको यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए ऋण 4 को पक्षांतर करना पड़ेगा। ऋण 4 पक्षांतर होकर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 4।
यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए धन 2 पक्षांतर होगा, धन 2 का पक्षांतर होगा तो वो हो जाएगा ऋण 2। अब हमारे पास x बराबर हो गया धन 4 और x बराबर हो गया ऋण 2, तो हमारे अभीष्ट शून्य क्या आ गए? धन 4 और ऋण 2। अल्फा और बीटा की जगह हम इसको मान सकते हैं। अब हमको क्या करना है? शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 की तुलना द्विघात व्यापक समीकरण से करने पर, अब हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या है? ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। यहां पर a बराबर क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब हमारा क्या है यहाँ पर 1। b x का गुणांक यहाँ पर है ऋण 2, तो ऋण 2। c अचर पद हमारा ऋण 8। तो हमारा ये a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान हो गया। अब गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा यहाँ पर क्या है? अल्फा बराबर हमारा है 4 और बीटा बराबर क्या है? -2। अल्फा मतलब हो गया हमारा 4 धन बीटा बराबर हो जाएगा ऋण 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस यहीं रहेगा। और बी का मान क्या है हमारा? ऋण 2 और ए का मान कितना है? 1। हमने ये रख दिया मान। अब ये कोष्टक को हटाएंगे तो धन में से ऋण जाएगा, क्या बचेगा? ऋण। तो 4 ऋण 2 और यहाँ पर ये ऋण है, इसका अंदर गुणा होगा तो ऋण का गुणा हो जाएगा धन 2 और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 4 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 2 बराबर 2, मतलब हमारा जो गुणांकों का योगफल है वो बराबर आ रहे हैं। अगला गुणांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा? 4 गुणित बीटा क्या है हमारा? ऋण 2 और सी क्या है हमारा? -8 और ए क्या है हमारा? 1। अब जो कोष्टक का गुणा होगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 और यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, धन ऋण का ऋण हो जाएगा और यहाँ ऋण 8/1 है, मतलब ऋण 8। हमारा जो है 2 बराबर 2 आ रहा है और यहाँ ऋण 8 बराबर ऋण 8, मतलब गुणांकों का योगफल और गुणांकों का गुणनफल जो है वो दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः अभिष्ट समीकरण अभीष्ट संबंध सत्य है। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 t² -50। अब इस क्वेश्चन में हम इसको तोड़ नहीं सकते और इससे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए हमको सर्वसमीका का उपयोग करना पड़ेगा। सर्वसमीका होती है a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। ये एक सर्वसमीका होती है। अब इस सर्वसमीका के उपयोग से हम इसको गुणनखंड में बदल सकते हैं। जैसे इसको बदलेंगे t², इसके बराबर में 0 मान लो, समीकरण 1 दे दो ना। t² -√15 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और बराबर में 0 चल रहा है। अब हमारा ये a² हो जाएगा और ये b² हो जाएगा और इससे हम इसकी तुलना कर देंगे तो हमारे पास 2 गुणनखंड आएंगे। पहला आएगा t + √15 और दूसरा आएगा t - √15, मतलब a + b और a - b बराबर 0। अब जब दोनों गुणनखंड के बराबर 0 है तो t + √15 बराबर भी 0 होगा और t - √15 बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो t √15 यहाँ प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस, तो t बराबर -15 जाएगा और इधर पर t बराबर यहाँ -15 है तो इस तरफ जाके t बराबर +15 जाएगा।
हमारे अभीष्ट शून्य क्या आ गए? अभीष्ट शून्य क्या है हमारे? एक धन 15 और दूसरा ऋण 15। अब इसको माइनस ले लो और इसको प्लस ले लो। अब हमको संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो इसके लिए समीकरण 1 की तुलना क्या करना पड़ेगा हमको? समीकरण 1 की तुलना द्विघात व्यापक समीकरण से करने पर, द्विघात व्यापक समीकरण से करने पर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसकी तुलना हम इससे कर देंगे तो क्या होगा? ए बराबर क्या जाएगा हमारा? यहाँ पे 3 और 1 है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। बी बराबर क्या जाएगा? बी में हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए 0 जाएगा। सी बराबर क्या जाएगा? ऋण 15। और अल्फा बराबर हमारे पास क्या आया है? -15 अंडर रूट में। और बीटा बराबर क्या आया है? +15 अंडर रूट में। अब इसका मान हमारे पास जो गुणांकों का जो संबंध है उसमें रखेंगे। तो सबसे पहला है शून्यकों का क्या होता है? योगफल। शून्यकों का योगफल जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पे हम क्या रखेंगे? ऋण 15 धन अंडर रूट 15 बराबर -b की जगह में क्या है? 0 और अपान a की जगह में क्या है? 1। अब धन 15 से ऋण 15 कट गया और 0/1 का मतलब होता है 0, तो यहाँ पर भी 0 और 0 0 0। अब शून्यकों का क्या निकालना हमको? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह क्या है? अंडर रूट में -15 और बीटा की जगह पर क्या है? अंडर रूट 15 प्लस में। और सी की जगह पर क्या है? सी में हमारा -15 है और ए की जगह पर 1 दिया है। अब जब दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर आएगा, मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा -15। और यहाँ पर -15/1 है तो हमारे जी इसको हम -15 लिख सकते हैं। तो हमारे जो दोनों समीकरण, दोनों संबंध हैं वो सत्य हुए। अतः शून्यकों के अभीष्ट संबंध सत्य है। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमको शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया रहेगा, हमको दी गई संख्याएं निकालना है। तो पहला प्रश्न है हमारा 1/4 ऋण 1। हमारे दो शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हमको ऋण 1। ऐसी स्थिति में हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए जब हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो हम इस सूत्र का उपयोग करके बहुपद ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल और x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल रखने पर हमारे पास बहुपद आ जाएगा। तो इसके लिए माना शून्यक अल्फा व बीटा है, तब दिया है हमको क्या दिया है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हमको? 1/4 तथा शून्यकों का क्या दिया हमको? गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हमारे पास? -1। अब अभीष्ट व्यंजक से, अभीष्ट व्यंजक क्या है हमारा? x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास जो अभिष्ट व्यंजक है इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा शून्यकों का जो बहुपद है वो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हमारे पास 1/4 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया -1 बराबर 0। अब जी कोष्टक हटा देंगे, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। अब यहाँ बटे में 4 है तो इसके लिए हम दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर चार का गुणा कर देंगे तो 4x का वर्ग ऋण यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/4 x ऋण 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 4x स्क्वायर यहाँ से ये कट जाएगा -x -1 बराबर 0। यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है 4x स्क्वायर -x -1 बराबर 0। ये वाला भी हमारा आंसर था, मगर ये वाला बीच वाला पद परिमेय संख्याओं में दिया था उसका गुणनखंड, तो इसको हम हल कर देंगे। इस रूप में भी इसका आंसर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। √2 और 1/3 शून्यकों का योगफल दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। इसके लिए फिर माना शून्यक अल्फा व बीटा है, तब दिया क्या है हमको शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हमको √2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। अब अभिष्ट समीकरण से अभिष्ट व्यंजक से अभिष्ट व्यंजक क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसको हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हमको √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है हमारे पास 1/3 बराबर 0। इसको हमको यही आंसर हो जाएगा। आगे करना है तो दोनों पक्षों में हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 3 आएगा ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे रहेगा इसलिए कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है।